आप लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो सुनी ही होगी कि कोरोना वायरस एक चाइनीज़ मिलिट्री द्वारा डेवलप्ड एक वायरस है और चाइना ने इस वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर तैयार किया है। लेकिन इस क्लेम में कितनी सच्चाई है और बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। 11 सितंबर के हमले के ठीक एक हफ्ते बाद 18 सितंबर 2001 को अमेरिका के 22 बड़े पत्रकारों और बड़े अफसरों के पास एक लेटर पहुंचता है जिसमें एक एंथ्रेक्स नाम का एक घातक वायरस था जिसको छूते ही ये सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं और साथ में एक लेटर भी होता है। इस हमले के ठीक 8 साल बाद इसका परपिट्रेटर पकड़ा गया और उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बायोलॉजिकल वेपन इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं? बायोलॉजिकल हथियार कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से इनका इस्तेमाल होता आया है। जैसे अंग्रेज़ों द्वारा अमेरिकन नेटिव इंडियंस को हराने के लिए इनको स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड ब्लैंकेट दिए जाना, यूरोप के अंदर प्लेग जैसी महामारी से पीड़ित व्यक्तियों को उन दिनों किले के अंदर फेंका जाना ताकि सभी लोग इन्फेक्शन से मर जाएं और किले पर कब्जा किया जा सके। इस तरह पूरे यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों को मार दिया गया था और इसे ही ब्लैक डेथ कहा गया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनमें बायो एजेंट्स जैसे माइक्रोब्स, वायरसेस, विनोम्स या प्लांट्स का इस्तेमाल किया गया। इनका असर धीरे धीरे होता है और यह बायो एजेंट्स धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और देखते ही देखते यह शहर, राज्य और फिर पूरे देश को अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। यह सुनकर कुछ याद आया? क्या आज हमारे आसपास भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? दोस्तों, बायोलॉजिकल्स की तरह केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल काफ़ी किया गया, स्पेशली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में जापान द्वारा चाइना के बायो वेपन्स रिगार्डिंग ढेरों एक्सपेरिमेंट किए गए थे और ऐसा अमेरिका द्वारा वियतनाम वॉर में किया। अमेरिका ने वियतनाम वॉर में नॉर्थ वियतनाम को हराने के लिए एजेंट ऑरेंज नाम का एक केमिकल का छिड़काव किया ताकि वियतनाम की सारी फसलें तबाह हो जाएं और इससे आज तक वियतनाम की नस्लें उभर नहीं पाई हैं। और कितनी बड़ी आयरनी है ना कि जिस कंपनी ने एजेंट ऑरेंज नाम का जहर बनाया था आज वह पूरी दुनिया में फर्टिलाइज़र सप्लाई करती है, और जिस कंपनी ने हिटलर के लिए जहर बनाए थे ताकि वो यहूदियों को मार सके, आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है और पूरी दुनिया में इन दोनों कंपनियों ने अपनी फर्टिलाइज़र में मोनोपोली कर ली है। खैर, इस मुद्दे पर हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर एक बहुत खतरनाक हथियार है और बेहद घातक भी। लेकिन न्यूक्लियर का असर एकदम होता है और सबको दिखाई भी देता है और ऐसे बंकर बनाकर आप इनसे बच भी सकते हैं। लेकिन केमिकल वेपन और उनसे भी ज़्यादा डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन का असर बेहद धीरे होता है। स्पेशली बायो एजेंट्स तो आपको दिखाई नहीं देते, ना आपको इनके होने का अंदाज़ा तक होता है। कोरोना से आप इतना तो समझ ही गए होंगे, अगर कोई आपके घर में छींक कर या खास कर चला जाए तो इतना काफ़ी होगा आपके पूरे परिवार को, फिर पूरे समाज को और फिर पूरे देश को बर्बाद करने के लिए। बायो वेपन न्यूक्लियर से इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इनको डेवलप करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इनफैक्ट बिल्कुल परेशानी नहीं होती। एक स्मॉल पॉक्स वाला वायरस डेवलप करने में आखिर कितना समय लगता है? इसलिए भी बायो वेपन को पुअर मैन्स एटम बॉम्ब कहा जाता है, क्योंकि वायरस से इन्फेक्टेड एक एक व्यक्ति इस हथियार का कैरियर बन जाता है और फिर एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व को बर्बाद होने में समय ही कितना लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या चाइना ने एक बायो वेपन बनाया था जो लीक हो गया? अगर आप इस थ्योरी के रीजंस को समझने की कोशिश करें तो हो सकता है आप कन्विंस हो जाए कि ये एक चाइनीज़ वायरस है। आइए पहले वह कारण समझते हैं जिनकी वजह से इसे एक चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी माना जा रहा है। चाइना द्वारा इस वायरस के आउटब्रेक के न्यूज़ को लंबे समय तक दबा कर रखना एक बहुत बड़ा कारण है इन थ्योरीज के पीछे है। दूसरा कारण चाइना की उस वेट फूड मार्केट जहां से ये वायरस पहली बार निकला था, उस मार्केट की वुहान के फेमस वायरस रिसर्च सेंटर से नज़दीकी। तीसरा कारण है इस वायरस रिसर्च सेंटर द्वारा एक साइंटिस्ट कपल को जनवरी में नौकरी से निकाला जाना। एक और बड़ा कारण बना 1981 का एक फिक्शन नोवेल आइज ऑफ डार्कनेस। इस नोवेल की सारी डिस्क्रिप्शन हूबहू चाइना के इस कोरोना वायरस से मैच करती हैं और इससे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और भी बल मिलता है।
एक बड़ा कारण और है इस वायरस का दुनिया भर में तबाही फैलाना और शंघाई और बीजिंग जैसे चाइनीज शहरों का बिल्कुल अछूत रहना। लेकिन साइंटिफिकली इसमें से किसी क्लेम में दम नहीं लगता। आइए जानते हैं क्यों। रिसर्चर्स ने कोविड-19 के जीनोम का एनालिसिस किया और पाया कि यह पुराने कोरोना वायरस का ही एक हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, कोविड-19 कोरोना वायरस फैमिली का 7th मेंबर है। बाकी 6 मेंबर यह थे। और अब SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस। यह पहले 4 वायरस तो बहुत शरीफ थे और सिर्फ हल्का खांसी या जुकाम करते थे, लेकिन इन पिछले 3 वायरसेस ने SARS-CoV, MARS-CoV एंड SARS-CoV-2 ने तबाही मचाई है। एंड कोविड-19 इज द करंट नेमेसिस टू ह्यूमन काइंड। रिसर्चर्स ने डिक्लेयर किया कि SARS-CoV-2 कोई लैब में कंस्ट्रक्ट वायरस नहीं है। और दुनिया भर में यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि कोविड-19 चाइनीज बायोवेपन है काफ़ी चल रही है और इस थ्योरी को हवा दे रहा है हमारा संतरा। हालांकि चाइना और शराफत का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाइना के पुराने पापों की सजा है, लेकिन कोरोना का एक चाइनीज बायोवेपन होना सरासर गलत है। कोरोना का चाइनीज वायरस कहलाना जायज़ है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली है कि यह वायरस नवंबर से ही वहाँ के लोगों की जान ले रहा था, लेकिन चाइना ने इसे एक सीक्रेट रखा और दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। यहाँ तक कि चाइना ने इस वायरस के आउटब्रेक की डिटेल्स WHO के साथ शेयर तक नहीं की। दूसरा कारण है चाइना का दुनिया को अंधेरे में रखना। चाइना ने नवंबर से ही वुहान में लॉकडाउन कर दिया था और बाकी चाइना से वुहान का कनेक्शन कट कर दिया था, लेकिन वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही थी। यही वजह है कि आज बीजिंग और शंघाई सुरक्षित हैं और इटली और बाकी दुनिया अपने लोगों को मरता देख रही है। तो चाइना को सबक सिखाइए, उसे उसकी भयंकर गलतियों की सज़ा दीजिए, लेकिन उस अपराध के लिए जो उसने किया है, ना कि उस अपराध के लिए जो उसने नहीं किया। चाइना इज़ एन इविल पावर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड डील विद इट दैट वे ओनली एंड टीच चाइना अ लेसन इट हैज़ नेवर बीन टॉट बिफोर फॉर ब्रिंगिंग द वर्ल्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स।